अभी हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय पर संक्रियाएं। तो दो तरीके की संक्रियाएं हम पढ़ने जा रहे हैं। संक्रियाएं मतलब उस पर क्या क्रिया कर सकते हैं समुच्चयों पर। तो पहला है समुच्चयों का प्रतिच्छेदन और दूसरा है समुच्चयों का संघ। तो इसको समझिए, जरा ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है। समुच्चयों के प्रतिच्छेदन में क्या लिखा हुआ कि दो समुच्चयों ए तथा बी के प्रतिच्छेदन समुच्चय को ए प्रतिच्छेदन बी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसमें ए और बी के सामान्य घटक अर्थात कॉमन वाले जो घटक हैं वो आते हैं। और संघ में क्या होता है कि दो समुच्चयों ए तथा बी के संघ समुच्चय को ए संघ बी से प्रदर्शित करते हैं और इसमें ए तथा बी के सभी घटक आते हैं। इसको जरा समझो। पहले तो अगर प्रतिच्छेदन निकालना है, दो समुच्चय ए और बी है, उनका प्रतिच्छेदन निकालना है, तो ये प्रतिच्छेदन का निशान है ऐसा उल्टा यू टाइप का बनाएंगे। ये चिन्ह है प्रतिच्छेदन का, इसको पढ़ते हैं ए प्रतिच्छेदन बी। और संघ में यही सीधा यू है, तो इसको प्रतिच्छेदन पढ़ते हैं ए यू बी नहीं पढ़ेंगे, ए प्रतिच्छेदन बी पढ़ेंगे, सॉरी ए संघ भी पढ़ेंगे। इसको ए प्रतिच्छेदन भी पढ़ेंगे, उल्टा यू है तो प्रतिच्छेदन पढ़ेंगे, सीधा यू है तो संघ पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे ए प्रतिच्छेदन बी, इसको पढ़ेंगे ए संघ बी। अब जैसे उदाहरण से आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए ए बी सी, एक समुच्चय ए है जिसके घटक हैं ए बी सी डी, दूसरा समुच्चय बी है जिसके घटक हैं ए डी ई एफ। अब हमें इसमें ए प्रतिच्छेदन बी निकालना है। तो ये प्रतिच्छेदन बी का मतलब होता है कि ए और बी में देखो ऐसा कौन सा घटक है जो दोनों में है। तो देखिए इसमें ए भी है, इसमें भी ए है, इसमें डी है, इसमें भी डी है। तो ए और डी दोनों में है, तो यहां पे हम ए और डी इसको लिख दिए, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदन। बहुत आसान है। दोनों समुच्चयों में देखे ऐसा कौन सा है जो दोनों में बैठा हुआ है, जो इसमें भी है इसमें भी है, उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदन। कॉमन जो दोनों में हो, तो ए इसमें भी है इसमें भी है, डी इसमें भी है इसमें भी है, बाकी ये बी और सी है इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कॉमन घटक है ए और डी, इसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेदन। अब आता है संघ। तो संघ में क्या लिखा हुआ है? संघ में लिखा है ए संघ बी में ए तथा बी के सभी घटक आते हैं, सारे घटक, ए का भी पूरा बी का भी पूरा। लेकिन समुच्चय की एक खासियत होती है, क्या? वो जरा ध्यान रखो। समुच्चय की एक खासियत होती है, इस समुच्चय में, यहां मैं लिख देता हूं, समुच्चय में एक घटक को केवल एक बार लिखा जाता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, समुच्चय का नियम है जो आपको ध्यान देना है कि समुच्चय के अंदर अगर एक घटक है तो वो अगर दो बार रहे तीन बार रहे, लेकिन उसको एक ही बार लिखना है। जैसे देखो मैं अभी बता रहा हूं, ए का भी पूरा मैं लिखूंगा, बी का भी पूरा लिखूंगा। पहले मैं ए का पूरा लिख देता हूं, ए बी सी डी। अब मुझे ये बी का भी यहां पूरा लिखना है, लेकिन अगर जो चीज मैं यहां लिख चुका हूं वो अक्षर अगर इसमें है तो उसको दोबारा नहीं लिखूंगा। जैसे ए लिखना है मुझे यहां पे, लेकिन ए पहले से ही यहां आ चुका है तो ये नहीं लिखूंगा। फिर डी लिखना है, डी पहले से ही आ चुका है, नहीं लिखूंगा। ई में लिख दूंगा और एफ लिख दूंगा। ए हो गया संघ। ओके, तो संघ में ए का भी पूरा लिखना रहता है, बी का भी पूरा लिखना रहता है, लेकिन जो दो बार है उसको केवल एक ही बार आपको लिखना रहता है। और प्रतिच्छेदन में जो दोनों में कॉमन है उसको लिखना है। ये तो हो गया समुच्चयों का संघ और प्रतिच्छेदन। उसके बाद है हेडिंग समुच्चय के घटकों की संख्या। समुच्चय के घटकों की संख्या। तो अगर कोई समुच्चय है, समुच्चय ए के घटक को नहीं बल्कि घटकों की संख्या को, ऐसे बोलो, घटकों की संख्या को n ब्रैकेट में a से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अभी मैं आपको उदाहरण दे दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए अगर एक समुच्चय ए है, उसके घटक हैं ए बी सी डी,
तो एन ए मतलब समुच्चय के घटकों की संख्या एन ए बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे गिनेंगे इसको 1 2 3 4, 4 घटक है तो यहाँ 4 लिख देंगे। इसके घटकों को गिन लो 1 2 3 4, जितने घटक है उसको यहाँ लिख दो, उसको बोलते हैं समुच्चय के घटकों की संख्या। अब इसमें एक सूत्र है, उसको आपको याद करना है। सूत्र नोट करिए, एन ए संग बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए प्रतिच्छेदन बी, ये हमारा सूत्र है। अब इसमें एक चीज मैं आपको समझा दूं कि एक प्रतिच्छेदन और संघ को कैसे पहचानेंगे, वेन आकृति। तो वेन आकृति में यहां एक बनाता हूं। वेन आकृति से आपको पता चलेगा कि प्रतिच्छेदन और संघ को कैसे पहचानते हैं। जैसे देखिए यहां पे मैं ये विश्व समुच्चय बना दिया, ये विश्व समुच्चय U है और ए समुच्चय हमारा A है, ए हमारा समुच्चय B है। अब इसमें ये जो प्रतिच्छेदन समुच्चय रहता है ना, ये प्रतिच्छेदन समुच्चय, इसके घटकों को यहां लिखा जाता है। यहां देखिए, यहां ये जो रहता है ना, इसको बोला जाता है ए प्रतिच्छेदन बी, मतलब इसके अंदर बीच में जो रहेगा उसको प्रतिच्छेदन बोलते हैं। चलिए दूसरा आपको समझाता हूं, संघ। इसमें ए है, ये बी है, ये यू है। अब इसमें संघ समुच्चय निकालना है। तो संघ समुच्चय देखिए, संघ में क्या है, ए और बी के सारे घटक, मतलब देखिए ये पूरा लेना है, ए का भी पूरा, बी का भी पूरा। ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे, ये हमारा ए बी ए बी ए बी, ये पूरा जो है इसको बोला जाएगा ए संग बी। तो प्रतिच्छेदन में केवल बीच का आता है, लेकिन संग में पूरा ए पूरा बी, ये आपका संग में आता है। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.4। प्रश्न संग्रह 1.4 अगर आप स्टार्ट करेंगे तो प्रश्न संग्रह 1.4 में अगर आप देखें तो पहला प्रश्न है जो सबसे आसान है। पहले प्रश्न में क्या दिया है उसको आप देखिए। तो पहले प्रश्न में आपको मान दिए गए हैं कुछ, जरा आप देखिए। यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखाता हूँ। ये देखिए प्रश्न संग्रह 1.4 में कुल 1 2 3 4 5 प्रश्न हैं। तो ये 5 प्रश्न हमको करने हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में पहला और दूसरा प्रश्न बताऊंगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं प्रश्न पहला। यदि एन ए बराबर 15, एन ए संग बी बराबर 29, एन ए प्रतिच्छेदन बी बराबर 7, तो एन बी का मान कितना? यही क्वेश्चन है। ये देखिए मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, यहाँ पर मैंने प्रश्न भी लिखा है। ये एन ए बराबर 15, एन ए संग बी बराबर 29, एन ए प्रतिच्छेदन बी बराबर 7, तो एन बी बराबर कितना? मतलब एन बी हमें ज्ञात करना। तो चलिए हल में पहले लिख लूंगा मैं। एन ए का मान 15 है, एन ए संग बी का मान 29 है, एन ए प्रतिच्छेदन बी का मान 7 है, एन बी का मान क्वेश्चन मार्क मतलब निकालना है। तो हमारे पास जो सूत्र है, ये सूत्र है, इन दोनों में से कोई भी एक सूत्र यूज कर सकते हैं। ये देखिए, चाहे आप ए वाला सूत्र यूज करिए ऊपर वाला, चाहे नीचे वाला। जब मैं उदाहरण कर रहा था तो इस उदाहरण में मैंने ये नीचे वाला सूत्र यूज किया था, एन ए प्लस एन बी बराबर एन ए संग बी प्लस एन ए प्रतिच्छेदन बी। आप इसी सूत्र से उस प्रश्न को भी कर सकते हैं, पर एक बार मैं आपको ए वाला सूत्र हल करके दिखा रहा हूँ। इस सूत्र से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो, ये दोनों सूत्र एक ही है। आप इस सूत्र से करो चाहे इस सूत्र से करो, दोनों से आपको आंसर आएगा। तो चेक करिए, ये मैंने सूत्र लिखा है, एन ए संग बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए प्रतिच्छेदन बी। अब एन ए संग बी का मान कितना है? 29। देखिए एन ए संग बी का मान कितना है? 29। तो एन ए सबका मान रखना। देखो ए संग बी, एन ए संग बी का मान 29 है, तो एन ए संग बी की जगह 29 रख दिया। एन ए का मान देखो 15 है, एन ए की जगह 15 रख दिया। एन बी का मान हमें निकालना है, तो एन बी को ऐसे ही लिख देंगे, एन बी को एन बी लिख देंगे क्योंकि उसका मान हमें मालूम नहीं है। और एन ए प्रतिच्छेदन बी का मान देखो 7 है,
तो इसकी जगह 7 रख दिया। इसका मान 29 है तो 29 रख दिया। इसका मान 15 है तो 15 रख दिया। इसका मान मालूम नहीं है तो वैसे ही लिख दिया। इसका मान 7 है तो 7 रख दिया। अब ये देखिए 29 ऐसे ही लिखो, यहाँ 15 और ये -7 चेक कर लीजिए। ये 15 प्लस में है और 7 माइनस में। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि दोनों संख्या ना सजाती पद है। तो 15 में से 7 माइनस कर दो, कितना आएगा 8, और इधर NB। अब 8 का इधर पक्षांतर कर दो, प्लस 8 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये देखिए 8 के सामने प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, और 29 में से 8 घटाएंगे तो 21 आएगा। 29 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 21। NB का मान कितना आ गया 21, और यही उत्तर हो गया। यही आपको निकालना था। तो पहला प्रश्न बहुत आसान था। सेम इसी के जैसा दूसरा है, लेकिन वो थोड़ा शाब्दिक है, जैसे आपने अभी उदाहरण किया था उसके जैसा। केवल उसमें जहाँ क्रिकेट और खो खो था, इसमें चाय और कॉफी है। किसी छात्रावास में कुल 125 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी कितने 125। उनमें से 80 विद्यार्थी चाय, 60 विद्यार्थी कॉफी और 20 विद्यार्थी दोनों पेय पीते। मतलब 2 टाइप का पेय मिलता है। पेय मतलब होता है जो पीने वाला हो, उसको पेय बोलते हैं। तो एक चाय मिलता है वहां पे और दूसरा कॉफी मिलता है। तो कुल विद्यार्थी 125 हैं। उनमें से कुछ चाय पीते हैं, कुछ कॉफी पीते हैं, कुछ दोनों पीते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग पूछा है थोड़ा। कोई भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। इसमें हमें पता करना है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो न तो चाय पीते हैं न ही कॉफी पीते, मतलब एक भी नहीं पीते। अब पिछले उदाहरण और इसमें क्या फर्क है। पिछले उदाहरण में उसने क्या बोला था कि सबके सब कोई न कोई खेल खेलते ही हैं, लेकिन यहाँ पे है कि सबके सब चाय या कॉफी नहीं पीते। कुछ ऐसे हैं जो चाय या कॉफी नहीं पीते हैं, जबकि ऐसा उसमें नहीं था कि कोई ऐसा नहीं है जो क्रिकेट या खो खो नहीं पसंद करता। उसमें कुछ न कुछ खेल सब पसंद करते थे। तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, वो आपको देखना है। ये हमने कुल विद्यार्थी मतलब विश्व समुच्चय 125। अब ध्यान रखना, यही मैं आपको समझाऊंगा कि ये इसको NU क्यों माना, जबकि पिछले वाले में इसको NU नहीं माना था, जबकि पिछले वाले में हमने NA संघ भी माना था। क्यों? क्योंकि उसमें बोला था कोई सभी विद्यार्थी क्रिकेट या खो खो में से कुछ न कुछ जरूर पसंद करते, मतलब सब खेलने के अंदर आ रहे थे। और इसमें कैसा है, इसमें ऐसा नहीं है। तो कुल विद्यार्थी को हम विश्व समुच्चय मानेंगे U 125। तो कुल विद्यार्थी कितने देख लीजिए, छात्रावास में कुल 125 विद्यार्थी हैं, तो उसको मानेंगे NU। U मतलब समझ में आता है ना, विश्व समुच्चय। NU कितना हो गया 125। अब माना A चाय पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है और B कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है। चाय पीने वाले विद्यार्थियों को A मान लिया और कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों को B। तो चाय पीने वाले देखिए कितने विद्यार्थी, 80 विद्यार्थी हैं। तो NA का मान कितना हो गया 80। कॉफी पीने वाले 60 विद्यार्थी हैं। NB का मान कितना हो गया 60। और चाय तथा कॉफी दोनों, अब जब दोनों आ गया, जो दोनों में रहता है उसको क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदन। NA प्रतिच्छेदन B का मान कितना है 20। चाय तथा कॉफी दोनों पीने वाले विद्यार्थी, NA प्रतिच्छेदन B का मान कितना है 20। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चाय या कॉफी पीने वाले विद्यार्थी। मतलब पता तो करना है कि चाय या कॉफी नहीं पीने वाले विद्यार्थी, लेकिन सबसे पहले हम ये अगर पता कर ले कि कितने लोग ऐसे हैं जो चाय या कॉफी पीते हैं। ध्यान से समझना, कुल विद्यार्थी आपको पता ही है 125 है। अगर हम ये पता कर लें कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाय या कॉफी पीते हैं, तो कुल विद्यार्थियों में से चाय या कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों को माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, जो चाय या कॉफी नहीं पीते हैं। तो यहां से देखिए, चाय या कॉफी पीने वाले विद्यार्थी अर्थात NA संघ भी हमें निकालना है। पहले हमें पता करना है, पहले हमें पता करेंगे कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाय या कॉफी पीते हैं, मतलब या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं। ये हमें इसमें से पता करना है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं
ये पीने वाले विद्यार्थियों का, पेय पीने वाले विद्यार्थी हैं जो या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं, ये हमारा है संघ। और इसका सूत्र, यही सूत्र हमने लगा दिया। देखिए Na संघ B बराबर Na प्लस NB माइनस Na प्रतिच्छेदन B। Na संघ B बराबर Na प्लस NB माइनस Na प्रतिच्छेदन B। अब मान रख देते हैं। Na का मान कितना है 80, NB का मान कितना है 60 और Na प्रतिच्छेदन B का मान कितना है 20। देखिए तीनों मान यहाँ पता है, तीनों मान रख दिया। देखिए Na का मान 80 तो Na की जगह 80, NB का मान 60 NB की जगह 60, Na प्रतिच्छेदन B का मान 20 तो इसकी जगह पे 20। 80 और 60 जोड़ेंगे 140 आएगा माइनस 20, फिर 140 में 20 माइनस करेंगे 120 आएगा। इस तरीके से हमें Na संघ B का मान पता चल गया। आप चाहे तो यहाँ ऐसे लिखते जाओ, Na संघ B, Na संघ B बराबर कि नहीं, आप चाहे तो लिखते जाओ। तो इस तरीके से Na संघ B का मान हमें पता चल गया 120। मतलब 120 विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाय या कॉफी पीते हैं। अब कुल विद्यार्थी कितने हैं 125, उसमें से चाय या कॉफी पीने वाले कितने 120। तो चाय या कॉफी ना पीने वाले, अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि कोई भी पेय नहीं पीते, मतलब चाय या कॉफी नहीं पीते हैं। तो कोई भी पेय ना पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थी में से चाय या कॉफी पीने वालों को माइनस कर देंगे। देखिए कुल विद्यार्थी में से चाय या कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों को माइनस कर देंगे तो एक कुल विद्यार्थी कितने थे, NU का मान कितना था 125 माइनस Na संघ B का मान कितना 120 और घटाएंगे तो कितना आएगा 125 में 120 घटाएंगे तो आएगा 5। मतलब 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो न तो चाय पीते हैं न ही कॉफी पीते, मतलब कुछ भी नहीं पीते हैं। तो इसको वेन आकृति से जरा मैं समझाऊंगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये हमारा विश्व समुच्चय है U, मतलब इस आयत के अंदर सभी विद्यार्थी आते हैं। ध्यान से एक एक चीज समझो। ये विश्व समुच्चय U है आयत, और इसके अंदर सभी विद्यार्थी आते हैं। मतलब इसके अंदर पता है कितने विद्यार्थी आने चाहिए, 125 विद्यार्थी आने चाहिए। इसके अंदर, इस आयत के अंदर 125 विद्यार्थी आने चाहिए। ये जो हमारा वृत्त ए है ना, ये चाय पीने वाले विद्यार्थियों का है, और ये जो बी वाला वृत्त है ना, ये कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों का है। और ये जो बीच वाला भाग है ना, ये दोनों पीने वाले विद्यार्थियों का है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। पहले यहाँ पे जो बीच वाला भाग है ना, दोनों पीने वाले विद्यार्थी, उसका पहले मान लिख दो। ये देखिए दोनों पीने वाले विद्यार्थी, मतलब प्रतिच्छेदन का मान कितना दिया है 20, ऐसा प्रतिच्छेदन होता है। इसका मान 20 दिया तो यहाँ बीच में लिख देंगे 20। अब देखते हैं कि चाय पीने वाले कितने हैं टोटल। चाय पीने वाले कितने हैं 80। 80 में से 20 माइनस कर दो। 80 में से 20 माइनस करोगे तो आएगा 60। यहाँ पे लिख दो 60। ऐसे ही कॉफी पीने वाले कुल कितने विद्यार्थी 60। तो 60 में से 20 माइनस कर दो बीच वाला तो कितना आएगा 40। तो इधर बाहर आ जाएगा 40। अब जरा चेक करो, आपका पूरा उत्तर यहां मिल जाएगा। इधर देखिए चाय पीने वाले कितने विद्यार्थी हैं 60 और 20 जोड़ो। 60 और 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा 80, क्योंकि ए के अंदर कौन बैठे हैं, ए के अंदर चाय पीने वाले विद्यार्थी बैठे हैं। ए वृत्त के अंदर चाय पीने वाले विद्यार्थी हैं। तो 60 और 20 जोड़ेंगे तो पूरा 80 विद्यार्थी चाय पीने वाले हैं। तो चाय पीने वाले कितने हो गए 80। अब ये 20 और 40 जोड़िए कितना होगा 60। तो बी में कौन बैठे हुए हैं विद्यार्थी, बी के अंदर वो विद्यार्थी बैठे हैं जो कॉफी पीते हैं। तो कॉफी पीने वाले कितने लोग हो गए 40 और 20 60। 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कॉफी पीने वाले हैं। ये देखिए कॉफी पीने वाले 60। और ए कौन से विद्यार्थी हैं, ए 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों पेय पीते हैं, मतलब वो चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं। तो ये प्रतिच्छेदन हो गया। ये देखिए 20 विद्यार्थी हो गए जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। और आपको मैंने संघ बताया था, संघ का मतलब होता है ए और बी का ये पूरा जोड़ लो, इसको बोलते हैं संघ। मतलब ये तीनों जोड़ लो तो ये संघ हो जाएगा। मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं
या दोनों पीते हैं। तो ये पूरा संघ होता है, मैंने बताया था ना, ये पूरा ए बी को पूरा मिला दो, ए बी के पूरे अंदर जितने लोग हैं ये पूरा आपका संघ होता है। तो पूरा जरा जोड़िए, 60 में 20 जोड़ेंगे 80 और 80 में 40 जोड़ेंगे तो 120। 120 लोग ऐसे हैं जो चाय या कॉफी पीते हैं, मतलब ये सब पीने वाले हैं। तो 60 20 80 होगा, 80 में 40 जोड़ेंगे 120 लोग ऐसे हैं जो चाय या कॉफी पीते हैं। देखिए संघ में 120 आ गए। अब ये बाहर देखिए 5 विद्यार्थी हैं। ये 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं, ना कॉफी पीते हैं, ना दोनों पीते, मतलब चाय या कॉफी से बाहर बैठे हुए हैं 5 विद्यार्थी, ये कुछ भी नहीं पीते। अब देखिए 120 विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाय या कॉफी पीते हैं और 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते। तो 120 और 5 कितने हो गए? 125 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुल विद्यार्थी हो गए। 120 ए और 5 कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 125। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 125। प्रश्न 5 अगर आप देखेंगे तो प्रश्न 5 है, संलग्न आकृति के माध्यम से निम्नलिखित सभी समुच्चय लिखिए। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि आपका प्रश्न 1 और 2 आपको करना है, प्रश्न 3 और 4 आपको कट है। तो प्रश्न 3 और 4 नहीं करना है, प्रश्न 5 डायरेक्ट करना है। तो ये आकृति बनी हुई है, इस आकृति को देख के आपको ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसे पहला बताना है कि ए में कौन कौन से घटक आएंगे। ए में देखो समुच्चय ए में कौन कौन से घटक आ रहे हैं। ये देखो ये पूरा आयत जो है वो विश्व समुच्चय को प्रदर्शित करता है, और ये जो बाहर वाला ये जो ए वाला वृत्त है ए वाले समुच्चय को प्रदर्शित करता है, बी वाला वृत्त बी वाले समुच्चय को प्रदर्शित करता है, ये बीच वाला प्रतिच्छेदन को, और ये पूरा ए और बी मिला के संघ है। ओके, अब इसी में एक आता है डैश। डैश भी मैं आपको समझाता हूं। ओके, यहाँ यहीं पे मैं लिख देता हूं। ए डैश का मतलब होता है u माइनस ए, और बी डैश है तो u माइनस बी। अगर जैसे आपका तो ए अभी मैं आपको समझाता हूं। चलिए पहले एक एक करके देखते हैं। पहला हमें ये पता करना है कि ए में कौन कौन से घटक है। देखिए ए में, तो ए में कौन कौन सा है, ए वाले वृत्त के अंदर कौन कौन सा एक्स वाई जेड एम एन, यहाँ देखिए लिख दिया एक्स वाई जेड एम एन। फिर हमें पूछता है बी में कौन कौन से घटक हैं। अब देखिए बी में कौन कौन से हैं, एम एन पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर एम एन। अब आप बोलो आपने पी क्यू आर पहले लिख दिया एम एन बाद में, इसके घटक को आप आगे पीछे लिख सकते हैं। आप चाहे पी क्यू आर एम एन लिखो, चाहे एम एन लिख के पी क्यू आर लिखो, चाहे पी एम एन क्यू आर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं। ये आपके बी वाले वृत्त में जितने हो सब लिखने हैं। फिर ए संघ बी, ये अभी संघ आपको समझाया कि संघ का मतलब क्या है, ए के भी सभी घटक बी के भी सभी घटक। ए और बी का ये पूरा लिख देना है, ए और बी के अंदर जितना पूरा लिखना है। एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। उसके बाद आता है यू। तो यू में क्या है कि ये पूरे आयत के अंदर जितना आ रहा है वो सब यू के अंदर है। इसमें एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी पूरा का पूरा लिखना है। एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी, ये पूरा यू मतलब विश्व समुच्चय। विश्व समुच्चय मतलब ये पूरा आयत के अंदर का पूरा। फिर देखो ए डैश, अब ध्यान से समझना ए डैश क्या है। ए डैश का मतलब यू माइनस ए। यू माइनस ए का मतलब क्या है, ये पूरे विश्व समुच्चय में से अगर ए डैश निकालना है, ए डैश का मतलब ए वाले वृत्त को माइनस कर दो। अब देखो मैं ए वाले वृत्त को छिपा लेता हूं। देखिए जब मैं ए वाले वृत्त को छिपा लिया तो अभी क्या क्या बच रहा है, ध्यान से देखना। जब आप ए डैश निकाल रहे हो तो ए वाले वृत्त को छिपा लो। अब क्या क्या बच रहा है, पी क्यू आर एस टी ये बच रहा है, ए हमारा हो जाएगा ए डैश। फिर बी डैश है, तो बी डैश है तो अभी मैं यहाँ बी वाले वृत्त को छिपा लिया। देखिए अब बी वाले वृत्त को छिपाए तो क्या क्या बच रहा है, एक्स वाई जेड एस टी। तो बी डैश निकाला तो बी वाले को छिपा लिया, एक्स वाई जेड एस टी। अब एक आता है ए संघ बी डैश। ए संघ बी डैश मतलब ए संघ बी को छिपाना। जैसे देखो ए को छिपाए थे तो ए डैश मिला था, बी को छिपाए थे बी डैश। ऐसे ए संघ बी डैश निकाला तो ए संघ बी को छिपाना। अब देखिए ए संघ बी में ये पूरा दोनों वृत्त आता है, तो आपको क्या करना है, ये पूरा ही छिपा लेना है। देखिए ये पूरा छिपा लेंगे। जब आप ये पूरा वृत्त छिपाएंगे तो ए और बी दोनों वृत्त छिपाएंगे तो क्या बचता है, देखिए एस टी। यहाँ देखिए एस टी। इस तरीके से आपको निकालना था। ये आपका 5वां क्वेश्चन भी हो गया। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन है। फिर बात आती है कि अब हमें प्रकीर्ण पूर्ण संग्रह के क्वेश्चन करने।
अभी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 के क्वेश्चन करेंगे। तो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 में देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब जैसे इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है m 1 3 5, इसमें घटक है n में 2 4 6 है, तो m प्रतिच्छेदन n निकालना है। मतलब कि m और n के कॉमन घटक निकालने हैं, इसलिए घटक जो m और n दोनों में हो, आपको मालूम है। तो देखना है कि ऐसा कौन सा घटक है जो m में भी हो n में भी हो। तो m में 1 3 5 है, n में 1 3 5 में से कोई भी घटक नहीं, मतलब m और n में कोई भी घटक कॉमन नहीं। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उसको हम बोलते हैं खाली। खाली मतलब रिक्त समुच्चय, फाई। ध्यान से समझना, m और n में अगर m में अलग घटक है, n में अलग घटक है, तो उसके प्रतिच्छेदन समुच्चय में एक भी घटक नहीं आएगा, तो उसको हम रिक्त समुच्चय फाई से प्रदर्शित करेंगे। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया? सी। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है पहले का सी। दूसरा है p इक्वल टू एक्स, ऐसा है कि x यह विषम प्राकृत संख्या, एक छोटा है x छोटा है बराबर है 5, इस समुच्चय को सूची पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए एक गुणवर्णन पद्धति में लिखा हुआ है, इसको सूची पद्धति में लिखना है। अब कुछ स्टूडेंट जो बाद में जुड़े होंगे उनको प्रॉब्लम होगा, तो समझने की कोशिश करिए कि गुणवर्णन पद्धति में लिखा हुआ है, इसको सूची पद्धति में लिखना है। सूची पद्धति मतलब कॉमा लगा के लिखना है, बहुत आसान है। ये विषम प्राकृत संख्या, ध्यान रखना, प्राकृत संख्या बोला होता तो हम 1 और 5 के बीच की संख्या लेते, लेकिन विषम प्राकृत संख्या बोला है तो हमें केवल ऐसी संख्या लेना है जो 1 और 5। देखिए 1 के बाद ध्यान रखना, अगर ये छोटा है के बाद यहाँ बराबर का निशान नीचे एक लाइन और नहीं लगा है, इसका मतलब 1 को नहीं लेना, 1 के बाद की संख्या लेनी। 1 के बाद की संख्या कौन आती है? 2। लेकिन 2 तो सम संख्या है, तो 2 को नहीं लेंगे। तब कौन सा आएगा? 3। हाँ 3 को लेंगे क्योंकि 3 विषम संख्या है। 3 के बाद 4 नहीं लेंगे क्योंकि वो कैसी संख्या है? सम संख्या है। फिर 5 को लेंगे क्योंकि 5 के साथ यहाँ ये बराबर का भी चिन्ह है, तो हमें 5 को लेना है। इसमें 1 और 5 के बीच कौन? 1 को नहीं ले सकते, क्यों? समझो, क्योंकि यहाँ अगर ऐसे बराबर का निशान होता है जैसे यहाँ लगा हुआ है तो अब हम 1 को लेते। अगर बराबर का निशान नहीं लगा तो 1 के बाद की संख्या लेनी, तो 2 लेनी है, पर 2 ले नहीं सकते क्योंकि 2 सम संख्या है। उसके बाद कौन आता है? 3 विषम संख्या, 3 को ले लेंगे। और फिर 5, क्योंकि 4 भी सम संख्या, उसको ले नहीं सकते। तो विषम संख्या में क्या क्या आएगा? 3 और 5। यहाँ हो गया 3 और 5, तो डी वाला ऑप्शन सही है। p बराबर 1 2 3 10 किस प्रकार का समुच्चय है? तो देखिए इसके घटकों को गिन सकते हैं। इसमें कितने घटक हैं? 1 से लेकर 10 तक। तो जिसके घटकों को गिन सकते हैं उसको सीमित समुच्चय बोलते हैं। कौन सा समुच्चय है? सीमित समुच्चय है। चौथा है m संघ n में अगर 1 से 6 तक है और m में 1 से 1 2 4 है, तो n में कौन सा घटक रहेगा? अब ध्यान से देखना, m में 1 2 4 है और n में क्या रहेगा? तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये देखेंगे कि m संघ n, ध्यान से समझना, m संघ n का मतलब m के भी सारे घटक और n के भी सारे घटक। तब इसमें से देखते हैं कि ऐसा कौन सा समुच्चय है जिसको लेने पर m के भी पूरे घटक आ जाए, n के भी। अगर मैं अब इसको n लें, किसको n लें, किसको n लें, किसको n, मतलब चारों में से किसको n लेना चाहिए। तो अगर मैं पहला देखूं 1 2 3, तो अगर मैं 1 2 3 लूंगा तो 1 2 3 4। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको लूंगा तो संघ समुच्चय में क्या आएगा? अगर इसको मैं n लिया तो m और n के संघ समुच्चय में क्या आएगा? m के सारे घटक, n के सारे घटक, तो 1 2 3 और 4। तो इसमें तो उससे ज्यादा आ रहा है, तो ये आपका कट हो गया। इसमें आएंगे तो देखिए m ये हो गया, n हो गया, इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब m के भी पूरे घटक, n के भी पूरे घटक। इसमें 1 2 है, यहाँ 3 4 है, यहाँ 5 6 है, 4 यहाँ पे है, तो फिर दोबारा लेंगे नहीं। तो ये हमारा कौन सा सही है? बी। अगला है अगर p उप समुच्चय है m का और p प्रतिच्छेदन p संघ m, यह निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है? अब इसमें बताना है कि अगर हम p प्रतिच्छेदन p संघ m निकालें तो कौन सा उत्तर आएगा, जबकि p m का उप समुच्चय है। अब p अगर m का उप समुच्चय है मतलब p के सभी घटक m में आते हैं। अब ध्यान से समझना, इसको मैं आपको उदाहरण लेके समझाता तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए अभी मैं p ले लूं एक समुच्चय a b c और एक m ले लूं a b c d। अब यहाँ देखो p के सभी घटक m में है, इसका मतलब p उप समुच्चय m। तो यहाँ पहले वाला मामला हो गया, देखो p m का उप समुच्चय होना चाहिए। तो यहाँ देखिए p के सारे घटक m में है, मतलब p m का उप समुच्चय। अब बता रहा है कि बताओ
P प्रतिच्छेदन P संघ M में क्या आएगा। तो पहले मैं P संघ M निकालूंगा। P संघ M, तो P संघ M में क्या होगा, P के भी पूरे घटक M के भी पूरे घटक। संघ में यही सिखाया आपको। तो इसमें क्या आएगा, P के पूरे घटक में ABC और M के पूरे घटक में ABCD, मतलब यहां D आएगा। अब हम निकालेंगे P संघ M हो गया। अब हम निकालेंगे P प्रतिच्छेदन P संघ M। तो P प्रतिच्छेदन P संघ M, इसमें क्या आएगा, ये देखिए P और P संघ M में से देखेंगे कौन दोनों में कॉमन है। तो इसमें ABC है, इसमें भी ABC है। यहाँ देखिए आएगा ABC, ये देखो ABC इसमें भी है, ABC इसमें भी है, कॉमन, क्योंकि प्रतिच्छेदन का मतलब कॉमन होता है। तो ABC आया मतलब P के बराबर आ गया। तो इसका मतलब एक इसके बराबर आएगा P के। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही है, यहाँ पे उत्तर P मतलब A वाला उत्तर सही है। छठवां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है। तो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय। आप जानते हैं कि समांतर रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती, तो ये रिक्त समुच्चय है। बाकी समअभाज्य संख्या एक होती है, 30 से कम अंग्रेजी दिन होते हैं, इसमें भी -1 और 1 के बीच में 0 आएगा। तो केवल यही एक पहला वाला है समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन समुच्चय रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें एक भी घटक नहीं आएंगे।